बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, आज भी हम सीडीए की ताकत के हवाले से, सीडीए के कवानीन के हवाले से बात करेंगे। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर सरवर संधू साहब। उनसे हम जानेंगे कि ये क्या सीडीए ज़्यादा कमज़ोर हो गया या लोग यहाँ पे ज़्यादा ताकतवर हैं, चूँकि सीडीए की हज़ारों कनाल ज़मीन है जिस पे कब्ज़ा है। जनाब डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब, बताइएगा जो मैंने क्वेश्चन उठाया है कि क्या सीडीए ज़्यादा कमज़ोर हो गया, इसको दीमक लग गई है, या लोग यहाँ ताकतवर हैं कि अपनी मर्ज़ी से कब्ज़े कर लेते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदारा कभी कमज़ोर नहीं होता है। अदारा बेईमान हो सकता है और लथार्जिक हो सकता है। सही है। बंद कर सकती है या खोचड़ हो सकता है। खोचल तो बैसियत कौम ही हम है। सही है। क्योंकि अगर आप फुटपाथ पे निकले, हाँ जी, तो आपको जो मांगने वाला फ़कीर है वो भी आपको चक्कर देने के चक्कर में है। बिल्कुल सही कहा। और जो बहुत हाई लेवल पे बैठा वो हाई लेवल वाले को चक्कर देने में है। हाँ जी, नीचे से ऊपर तक जैसे चक्कर। अभी मैं थोड़ी देर पहले बात सुन रहा था मकफ़ात अमल। हाँ जी, तो रमज़ान में तीसरी दुआ कबूल होनी है। हाँ, तो ये मन हसल कौम हमारा वतीरा ये है। हाँ जी, लेकिन हम इससे हट के, ये बहुत सेंसिटिव इशू है। इस पे पहली बात तो यह है कि मुतल्लका कवानीन क्या है। कवानीन सबसे पहले हम करते हैं एक्वायर्ड लैंड की बात, जो सीडीए पैसे दे के और बेनिफिट्स दे के एक्वायर करता है। बिल्कुल सही। उस हवाले से बड़ा क्लियर है कि जिस दिन हम अवार्ड अनाउंस कर देते हैं, ऑफिशियली उसका कब्जा सीडीए के पास आ जाता है। लेकिन प्रैक्टिकली वो कब्जा पेमेंट करने के बाद भी नहीं आता, उन्हीं के पास रहता है जिनको की गई। जी है। सही। ये हमारी, मैं एज अदारा बात करूंगा, सुस्ती है कि हम उस वक्त कब्जा लेते नहीं हैं। कागजों में तो हम कब्जा वसूल बना लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम कब्जा लेते नहीं हैं। सही। थोड़ी सी कंसिडरेशन होती है कि जी इनकी ज़मीन ली है तो ये काश्तकार है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो उनका कब्जा चूंकि रहता है, तो वो फिर जब भी सीडीए को ज़मीन चाहिए होती है तो उस वक्त तक वहाँ मामलात बने होते हैं। जैसे उस वक्त वहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी और हो जाती है, और फिर लोग स्टे और जैसे चीज़ें करके फॉर द टाइम बीइंग हैसल क्रिएट करते हैं फॉर एडिशनल बेनिफिट्स या जो भी मिल सके। इसको सियासी रंग भी दे दिया जाता है क्योंकि सियासतदानों ने वोट भी तो उन्हीं से लेते। मैं आपको फिर अगेन बहुत सारी चीज़ों का गवाह हूँ, लेकिन मैं नाम नहीं लूँगा। हाँ, अब मैं डीजी एनफोर्समेंट था, तो मैं चक बीड़ा सिंह में कब्जा लेने के लिए गया रावल लेक के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त सुओ मोटो लिया। हाँ जी, के कब्जा लें सीडीए, कोई एक पर्टिकुलर एक्चुअली मालपुर में ज़मीन थी। इफ्तार चौधरी साहब बड़े टची थे। हाँ जी। जब वो कब्जा मैंने ले लिया मालपुर में, तो खैर उस वक्त चीफ जस्टिस साहब ने तो वहाँ पे इत्तफाक किया, लेकिन साथ उन्होंने डायरेक्शन पास की कि हर 15 दिन की रिपोर्ट सीडीए जमा कराएगा कि सीडीए ने क्या एक्शन किए हैं। उस वक्त कितने हजार कनाल जमीन का कब्जा लिया था आपने? कोई अदालत में रिपोर्ट भी जमा करवाई? 11,000 कनाल जमीन मैंने, जब मैं डीजी एनफोर्समेंट रहा तो 11,000 कनाल जमीन की बाकायदा मौके पे साइड पे डोजर भी मारे, स्टाफ जाता था और उसकी रिपोर्ट जमा है जो मुख्तलिफ मौज़ूआत में थी। एक्चुअली मैं सियासी रंग की बात आपको थोड़ी सी बताने लगा था कि मैं उधर चक बीड़ा सिंह में पहुंचा, क्योंकि मैं खुद जाता था। तो मौके पे गया तो एक इस्लामाबाद के मैंने उसकी कॉल आई कि सर ऑपरेशन कर रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल, मैं 9 बजे ऑपरेशन शुरू करूँगा और मैं अपनी ड्राइव शुरू की हुई है। तो उसने कहा सर 15 मिनट अगर सियासत कर लूँ तो कब्जा तो आपने ले ही लेना है। तो मैं जब पहुंचा तो वो MNA साहब उधर पहुंच गए सियासत के लिए। उन्होंने 15 मिनट तकरीर की। जब 18 मिनट की तो मैंने घड़ी इस तरह की कि भाई टाइम इज़ ओवर। तो उन्होंने आखिरी लफ्ज़ ये बोला कि सीडी वाले हैं तो उनकी टांगे तोड़ दें। तो मैंने फिर घड़ी के साथ ही उनको कहा कि अपनी ना तोड़ा बैठना, सो लीव इमीडिएटली। तो आप बिलीव करें, उसने अगला फ़ोन मुझे लैंड क्रूजर में बैठ के किया कि सर इतनी सख्ती तो नहीं करते। मैंने कहा तुमने 15-18 मिनट लिए थे और तो सीडीए की टांगे तोड़ने चला था, और आखिरी ऑर्डर भी टांगे तोड़ने का दिया। जी हाँ। तो डेफिनेटली पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट इसमें होती है। लेकिन देखिए, मैं आपको बताऊं मंगट साहब, मेरा यकीन एक तो यह है कि जब अदारा मजबूत हो ना, आप निकल पड़े तो यकीन माने सियासत कुछ नहीं होती।
मैंने, लेकिन इसके लिए ज़हनी तौर पे आप लोग तैयार रहें कि कुछ भी हो सकता है। उसके बाद मैं सिर्फ 2 साल प्लानिंग में रहा, बाकी सारी नौकरी पे मेरी प्लानिंग में पोस्टिंग नहीं हुई, क्योंकि अगली गवर्नमेंट फिर आ गई, चेंज हुई। हाँ जी। तो फिर मैं प्लानिंग में मेरी पोस्टिंग नहीं हुई, लेकिन मैं इस चाह कभी बॉदर नहीं किया, मैंने अपनी ड्यूटी की। लिहाजा ये तो एक थी। एक और मैं आपको वाकया वैसे ही था, हाँ। वो ज़मीन से मुतल्लिक़ ही। तो मुझे एक बहुत टॉप क्लास ने मुझे बुलाया गया, तो मुझे उसने कहा कि आपको पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने कहा जी 2 काम, या आप मुझे ट्रांसफ़र कर सकते हैं या मुझे OSD कर सकते हैं। सही। नौकरी से आप मुझे नहीं निकाल सकते। तो अगले दिन मुझे चेयरमैन साहब ने कहा कि मुझ पे प्रेशर है आपको OSD करने का। मैंने कहा जी अभी दें लेटर, इतने सालों से रेस्ट इनकी रेस्ट करते, सो मैंने 1 महीना रेस्ट की फिर। सही। लेकिन ज़हनी तौर पर तैयार हूँ, तो आप चीज़ कर सकते हैं। इसी तरह इंक्रोचमेंट का जो है, स्पेशली जोन 4 में हमारी एक्वायर्ड लैंड्स बहुत अंडर एडवर्स पोजीशन है। सही। इसमें मैंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जिसको आजकल पार्क एनक्लेव कहते हैं। इसका कब्जा भी मैंने लिया, प्लान भी किया और डेवलपमेंट भी CDA ने किया, और CDA ने इससे बहुत ज़्यादा इनकम भी हुई। लेकिन इसके अदरवाइज आप देखें कि हमारे सेक्टर, एक्वायर्ड सेक्टर्स, आप देखें कि वहाँ पे कितनी कंस्ट्रक्शन हो रही है, और एक इस सारी का बेड़ा गर्क कर दिया व्हाट्सएप ने। अब नौकरी आ गई है व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे नौकरी बड़ी आसान हो गई कि बंदा खड़ा किया, तस्वीर ली, व्हाट्सएप पे लोड की, हर चीज़ हरा, सब कुछ हो रहा है, जबकि प्रैक्टिकली उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकलता। प्रैक्टिकली तो सर CDA के खुद लोग जो हैं साथ मिले होते हैं, क्योंकि एक जगह पे मैं गया हूँ, वहाँ पे जाके देखा कि उनकी पुष्पनाई में सारा काम हो रहा है। सर कुछ शायद लोग भी जालिम सन सानू भी मरंदा शौक से। हाँ। मैंने पहले भी आपको पिछले इंटरव्यू में कहा था मैं एक्सेप्शनल केस नहीं हूँ, लेकिन मैंने चूंकि अरसा बड़ा लंबा गुजारा है, इसमें कुछ ऐसे वाक़यात हैं जो कोट किए जा सकते हैं। सही। अगेन विदाउट गोइंग इनटू द नेम्स, सही। सेक्टर्स का कब्जा लेना था। तो मीटिंग हुई तो मुझे कहा गया कि जी इनके क्या होना चाहिए। मैंने कहा जी आपका अवार्ड अनाउंस हुआ है कि मलकियत भी ट्रांसफ़र होगी, कब्जा भी दिया जाएगा, उसके बाद आप अलॉटमेंट का इशू कर सकते हैं। उस वक्त तो हुआ, लेकिन आई वाज गिवन ए मैसेज कि ये ठीक नहीं है। और मज़े वाली बात है, मेरी ट्रांसफ़र के बाद उन्होंने बगैर कब्जा दिए वो प्लाटों की अलॉटमेंट भी करवाई, और CDA पे बहुत बड़ी लायबिलिटी है, क्योंकि CDA आज तक उसका कब्जा नहीं ले सका। ये किस जगह की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं इस तरह नहीं, बंदा पॉइंट आउट हो गया इसलिए मैंने ये नहीं करना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इट हैपेंड इन 2012। 2012 में ये हुआ। मुझे चेयरमैन ने कहा कि जी मैं आपको सिंपल से, मेरे ऊपर प्रेशर है कि आप DG एनफोर्समेंट का चार्ज छोड़ दें। मेरे पास DG प्लानिंग और DG एनफोर्समेंट दोनों थे। मैंने कहा जी बिल्कुल, मैंने छोड़ दिया। सही। इससे मुतल्लिका बात मैं बताऊं कि चेयरमैन साहब मुझे कहते हैं कि मैंने वहाँ पे पिकट्स लगा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। मेरी अच्छी दीद करते थे, वो मेहरबानी उनकी। मैंने कहा चलो मौके पे चलें। यकीन माने मांगड़ साहब, हम दोनों मौके पे गए, टेंट लगा हुआ था, खाली कुर्सियां पड़ी थी, बंदा एनफोर्समेंट का कोई नहीं था। मैं मौके पे ले गया, मैंने कहा जी कंस्ट्रक्शन हो रही है, सो CDA लथार्जिक ना हो या मेरे जैसे नालायक लोग ना हो, तो CDA की जमीन पे कब्जा नहीं हो सकता। जब हमने कब्जा लेना चाहा, हमने लिया। सही। मैं दावे से कहता हूं कि ये संगजानी और इधर पूरा GT रोड मैंने खाली करवाया था। सही। इस्लामाबाद हाईवे पे। लेकिन मतलब यही है ना, कुल मिला के 11,000 कनाल जो आपने ली, लेकिन वो भी सारी आप CDA के कब्जे में नहीं है। फिर वापस भाई जब किसी ने जाके देखना नहीं है, हाँ, तो फिर क्या होगा? फिर तो माफिया आएगा। प्रोजेक्ट, छोटा मोटा प्रोजेक्ट करना है, वहां पे इनको रेजिस्टेंस आती है, इसलिए कि वो चीजें रिटेन नहीं की। बहरहाल हम इसके कवानीन की बात करें, एक तो जब हम एक्विजिशन करते हैं तो ऑटोमेटिक कब्जा हमारे पास आ जाता है। नंबर 2, इसके पास हमारे पास MLR 1982 का बड़ा स्ट्रॉन्ग कानून है हमारे पास, बहुत सख्त। मुझे याद है कि जब मैं CDA में नया नया आया तो एनफोर्समेंट में सिर्फ एक चीफ इंस्पेक्टर होता था, इससे ऊपर का अफसर नहीं होता था। शेर मोहम्मद उसका नाम था। CDA की जमीन के कब्जे के अलावा जो एग्जिस्टिंग गांव थे, जो एक्वायर्ड भी नहीं थे, वहां पे भी कंस्ट्रक्शन कंट्रोल करता था। आज हम इतने कमजोर हो गए, सही, हम उन कानून को इस्तेमाल नहीं करते हैं।
फिर मुझे 2004 में मैं लगा डायरेक्टर एनफोर्समेंट। उस वक्त मैंने जो लहतरार रोड है, ये सिंगल रोड होता था 24 फुट का, शायद आप लोग इधर से गुजरे हो कभी। जी जी। ये मैंने सारा खाली करवाया 21 किलोमीटर, और 150 फुट इसका राइट ऑफ वे है। 188 स्ट्रक्चर मैंने गिराए इधर, और आज वहाँ पे डबल रोड बना हुआ है। बिल्कुल सही। लेकिन मुझे देख के थोड़ी सी तकलीफ होती है कि अब जो साइडों पे जगह बच गई है वो फिर अंडर एनक्रोचमेंट है, आल तो वो टेम्परेरी है, लेकिन उसको साफ रखना चाहिए, अदरवाइज वहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक होती है मुख्तलिफ जगह के ऊपर। नहीं तो संधू साहब, जिस तरीके से आप काम करते थे कि सीडीए की ज़मीन है, वागुज़ार करवानी है, दो ही सूरतें होती हैं इसमें। तो लैंड माफिया जो है या तो आपको ऑफर करता है, पेशकश करता है, या धमकी देता है। धमकियाँ ज़्यादा आती थी या ऑफर ज़्यादा आती थी? मैं लकी था। धमकी तो मतलब ऑफर तो इसलिए नहीं होती, जब आपको देखिए ऑफर वो करते हैं जब पता हो कि यार कोई नहीं टल जाएगा। हाँ, जब पता उन्हें टलना नहीं है फिर ऑफर वाले नहीं आते। सही। होता क्या है, धमकी जो है हमेशा से बदमाश धमकी देता है अगर आप डर जाएं। अगर आप ना डरे तो वो साइड मार जाता है। मैं आपको बताऊं कि जब मैंने ये लहतरार रोड पे ऑपरेशन किया, बिल्कुल प्लान ऑपरेशन नहीं था। प्लान से मुराद के कोई डायरेक्शन नहीं थी। मुझे सिर्फ ये पता चला कि जी यहाँ से कुछ पैसे लिए जाते हैं खन्ना पुल से। गया मैं था वो टेम्परेरी एनक्रोचमेंट कराने के लिए। वहां पे एक रेडी वाला था, जब उसको उठाने लगे तो उसने मुझे ओपनली कहा, उसने कहा बाबू ऐ तो बड़ा सौखा काम है, ऐ दुकाना गिरा के दिखा। 6 दुकानें थी। मैंने कहा चाचा बिल्कुल, मैंने इन्फोर्समेंट इसके रेडी छोड़ दो। अगर मैं दुकानें गिरा सका तो रेडियां हटेंगी, अगर मैं दुकानें ना गिरा सका मैं रेडियां नहीं हटाऊंगा। मैंने 2 घंटे का टाइम दिया। मेगाफोन मैंने पकड़ा और मैंने अनाउंस किया कि जिसकी दुकानें हैं मैं 2 घंटे देता हूं कि आप अपना सामान निकाल लें। मांगर साहब 2 घंटे में, वो कहते हैं ना बकौल बाबर अवान साहब के, तीन का तीखा भी ना हिलिया। नोटिस मिले कख ना। वहीं भी यही हुआ। वहीं भी यही हुआ कि 2 घंटे में उन्होंने कहा यार रोज बहुत सारे आते हैं ऐसे, लेकिन मेरे पास एक्सकवेटर सारा सब होता था। तो मैंने 2 घंटे के बाद दुकानें 6 की 6 गिरा दी। वो मुझे पता है बाद में मैंने जो फेस किया। लेकिन उन दुकानों का ये असर हुआ कि जितने टेम्परेरी एनक्रोचमेंट वाले से वो सारे चले गए वहां से। फिर मैंने कहा नहीं इस तरह नहीं है, अब चलते हैं लहतरार रोड खाली करवाते हैं। तो मैंने 150 फीट उसका प्लान राइट ऑफ वे फीता रख के मैंने 21 किलोमीटर तक ये खाली करवाया। इसमें वहां पे सिफारिश मेरे पास ये आती थी कि जी आप कल कर लें। तो मैं कहता था कि नहीं ये मशीन है, इसकी अपनी स्पीड है। इस दौरान एक इंटरेस्टिंग वाक़या हुआ कि एक राजा साहब थे मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर के। उन्होंने, खैर हम इंटीरियर के नीचे आते हैं, तो उन्होंने कहा संधू साहब तुसी हथ नहीं लाओगे। मैं कहा नहीं जनाब मेरी कमिटमेंट है, मुलाजम है जनाब दा, तुसी मिनिस्टर इंटीरियर दे, मैं हाथ नहीं लावांगा। तो मैंने डोजर ऑपरेटर को कहा, मैंने चल भाई जरा खिंच दे राजा साहब दा। उसने रह गया है। मैं कहा जी मेरी तुम्हारी कमिटमेंट से हाथ नहीं लावांगा, लेकिन मशीन कर रही है और मैं मशीन तो नहीं रोक सकता। सो इट हैपेंड। एक सिटिंग फेडरल सेक्रेटरी ने उस दिन कहा कि मैं अभी लाशारी साहब से बात करता हूँ। मैंने उसकी दीवार गिराई, लेकिन अगेन लाशारी साहब ने सपोर्ट किया। उसने कहा नहीं वो ऑपरेशन कर रहा है, मैं उसको नहीं रोकूंगा। ये पोस्ट सेक्टर में या उधर ही? नहीं लहतरार रोड पे। अच्छा। लेकिन था फार्म हाउस बहुत बड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा। एक फेडरल सेक्रेटरी साहब का था सिटिंग। सही है। लेकिन लाशारी साहब ने बहुत सपोर्ट किया उनको। उन्होंने कॉल करने का मैं नहीं रोकना, वो कर रहा ऑपरेशन, मैंने उसको फ्री हैंड दिया हुआ। सही है। संधू साहब आपने अपनी जगह बनाई, ये काम किए, ज़बरदस्त काम किए। अब जो सीडीए को आप किस आईने में देखते हैं? क्योंकि अभी और आपके ख्याल में कितने हज़ार कनाल अभी भी ज़मीन जो है वो वागुज़ार करवाने? 1000 कनालें हज़ारों एकड़ है जो सीडीए की ज़मीन है उस पर। जी हाँ, जो अंडर एडवर्स पोजीशन है, या जहाँ पे सीडीए डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा, या सीडीए उसको यूज़ नहीं कर रहा या कर नहीं रहा। ये हज़ारों एकड़ की मैं बात करूँ, कैनाल की नहीं। सही। एक्चुअली एनक्रोचमेंट का एक जो एनफोर्समेंट एनक्रोचमेंट का एक सबसे बुनियादी बात जो है ना, जिसको ओवरलुक किया जा रहा है, वो ये है कि जब तक आप टाउन प्लानर को नहीं लगाएंगे उस वक्त तक ये 50% मसाइल तो वैसे ही रहते हैं।
इसलिए कि जो टाउन प्लानर है उसको पता है कि इधर प्लान यूज क्या है, हो क्या रहा है, मुझे अपने प्लान के लिए जगह चाहिए कौन सी। मेरा ये एडवांटेज हुआ कि जब मुझे लगाया गया तो यही था कि मुझे बाकियों से सपोर्ट की ज़रूरत नहीं थी। मुझे पता था ज़मीन इस पर्पज़ के लिए है, ये ज़मीन का प्लान यूज ये है, रोड इधर है, सही, कॉलोनी इधर बननी है, सो मेरे लिए आसान था खुद जाके ऑपरेशन करना। सही। मैं जब डायरेक्टर इन्फोर्समेंट बना तो उस वक्त लाशारी साहब ने एक काम किया कि जिसको कहते हैं ना डुअलिटी ऑफ कंट्रोल या डुप्लीकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थी कि जी एनफोर्समेंट वाले सिर्फ सपोर्ट करेंगे, जो टेम्परेरी इंक्रोचमेंट विद इन इस्लामाबाद सेक्टर्स है वो डीएमए कराएगा। उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, तो लाशारी साहब ने उस वक्त इसका नाम रखवा दिया डायरेक्टोरेट ऑफ एंटी एनक्रोचमेंट। सही। सो दोनों चीज़ें मेरे पास आ गई, तो मैंने टीमें तश्कील दी। आजकल तो खैर मेरा ख्याल एडिशनल सेक्रेटरी लगे हुए जो उस डीएमए थे, जी जी। वो लाशारी साहब के साथ आए कि जी मेरा काम, लाशारी साहब ने कहा यार एक ट्रक और एक टीम इसको दे दो, ये घूमता रहे, बाकी चीज़ें आपके अंडर है सारी। तो वक्त ने साबित किया कि मैंने सेक्टर्स में भी इंक्रोचमेंट हटाई। एक टीम बिल्डिंग कंट्रोल के लिए लगाई जो सुबह 8 बजे निकलती थी। बिल्डिंग कंट्रोल के इंस्पेक्टर साथ होते थे, लकीली मेरे पास बिल्डिंग कंट्रोल का भी चार्ज था। सही। सो हमने बिल्डिंग कंट्रोल का भी काम किया, उसमें 2 काम बड़े मेजर थे। यानी आप सीडीए में ऑलराउंडर थे, बॉलिंग भी करते थे, बैटिंग भी करते थे, फील्डर भी अच्छे पानी थे, भी पिलाता था, फील्ड पे 12वें खिलाड़ी भी आप 12वां था। मैं आपको बताऊं कि ये एक हाई राइज बिल्डिंग है F10 मरकज में, उसका स्टे वेकेट हुआ 2 बजे और पहला रोजा था, तो मुझे चेयरमैन साहब ने बुलाया, लाशारी साहब ने कहते कि उनका स्टे वेकेट हो गया है। मैंने कहा जी कोई बात नहीं, हट जाते हैं। मैंने कहा कैसे हट जाएंगे, मैंने कहा जी आपने हुक्म किया है, स्टे वेकेट हुआ है। मैंने ऑपरेशन लॉन्च किया। उस दिन मेरे पास 41 बंदे टोटल थे इंक्रोचमेंट पे। हमने सर जाके बेसमेंट में अपार्टमेंट तोड़े उस बिल्डिंग के, अफ्तारी भी हमने उधर की, बहुत ऊपर तक शिकायत हुई। लाशारी साहब खुद तशरीफ लाए, तो जब मुझे बुलाया तो मेरे मुंह पे को आधा इंच जो है ना गर्द थी ईंटों की, वो जो कर रहे थे। तो लाशारी साहब कहते हैं अब मुझे प्रेस था, लाशारी साहब ने कहा अब मैं इसको डांटूं जिसके मुंह पे आधा इंच जो है डस्ट पड़ी हुई है। सो हमने सक्सेसफुली मेजर रोड्स क्लियर करवाए। ये इसको डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत है कि टेम्परेरी एनक्रोचमेंट क्या है, टेम्परेरी एनक्रोचमेंट में आगे किस में है। संधू साहब, चूंकि ये काफ़ी बड़ा डीप इशू है, इसके ऊपर हम एक और प्रोग्राम भी करेंगे, लेकिन एक सवाल का मुझे जवाब है कि ये जो कहा जाता है कि ये जो हज़ारों एकड़ जिस पे सीडीए का कब्जा है, क्या वाकई ये दुरुस्त है कि अगर ये हज़ारों एकड़ सीडीए वापस ले ले तो पाकिस्तान का कितना कर्जा उतर सकता है? नहीं, ये तो थोड़ी सी एग्जैजरेशन होती है, कर्जा पाकिस्तान का सीडीए ने क्या उतारना। हाँ। लेकिन सीडीए के अपनी डेवलपमेंट इतनी आ सकती है और इतनी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो जाएगी कि जॉब्स जितनी डेवलपमेंट होगी, इंडस्ट्री चलेंगी, तो वो जितनी डेवलपमेंट होगी उतनी जॉब और इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी। तो और यकीनी तौर पे मुल्क की माशी हालत पे भी। ओ यस, मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि जब ये पार्क एनक्लेव की मैंने बात की, मैं सिर्फ आपको 1 मिनट लूंगा मैं, इसलिए कि पार्क एनक्लेव के कब्जा लिया, ये मेरा ख्याल ओरिजिनली 1600 कनाल था। पहली दफा सीडीए ने एक कनाल का प्लाट जो है वो 1 करोड़ 20 लाख में बेचा, वरना इतना महंगा प्लाट हमने कभी नहीं बेचा था। सही बात। तो क्या था, वो सीडीए की इनकम थे। तो इस तरह की बहुत चीज़ें हो सकती हैं और ये सीडीए शुड बी सीरियस अबाउट इट। लेकिन मेरी है कि प्लीज़ पसंद नापसंद पे ना चले, सीडीए का वर्कर अच्छा है। मैं इन्फोर्समेंट गया, मैं डीएमए गया, मैं बिल्डिंग कंट्रोल गया, मैं सैनिटेशन गया, मैंने इस स्टाफ को काम करते हुए पाया है, मुझे तकलीफ नहीं हुई। असल में आप कप्तान अच्छे थे ना, आपको काम लेना आता था। बहुत शुक्रिया जनाब संधू साहब। तो नाजरीन, ये सूरत हाल है कि सीडीए के हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है उस पर कब्जा है। ये दुरुस्त बात है कि वैसे तो डायलॉग सियासी तौर पे बोल दिया जाता है कि सीडीए की ज़मीनें वापस ले ली जाएं तो पाकिस्तान का कर्जा उतर सकता है, लेकिन ये तो यकीनी बात है कि अगर वो ज़मीनें वापस ले लें, कर्जा तो नहीं लेकिन माशी सूरत हाल ज़रूर बेहतर हो सकती है। संधू साहब से हमारी नशिस्तें जारी रहेंगी। शमशाद मांगट और डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।